दोस्तों, ये चढ़ती जवानी और बेलगाम हवस की कहानी हिमाचल की है। दोस्तों, ये मेरी जिंदगी की अजीब अनुभव है जिसने मुझे यह सिखा दिया कि मर्द मर्द ही होता है, उसे बस औरत चाहिए ही चाहिए। मेरी शादी हुए करीब 4 साल हो चुके हैं। मेरा एक 3 साल का बेटा है। मेरा शादी हरियाणा में हुई हूँ, जबकि मेरा मायका हिमाचल में है। एक बार मैं अपने मायके में सावन के महीने में रहने आई। मेरे मायके में मेरे पिताजी, बीमार माताजी और मेरा बड़ा भाई और उसकी पत्नी जो की है। मेरे पिताजी हट्टे कट्टे मर्द हैं। हम लोग अक्सर पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारते हैं। उनकी उम्र यही करीब 60 साल रही होगी। मेरा भाई एक सेल्समैन है और अक्सर महीने में वो करीब 2 हफ्ते टूर पर ही रहता है। मेरी उम्र उस समय भाभी के बराबर ही थी और हम दोनों 24-25 साल की थीं। हमारे घर में 3 कमरे हैं। एक कमरे में मेरी भाभी, दूसरे में माताजी और तीसरे कमरे में मेरे पिताजी सोते हैं। माँ अक्सर बीमार रहती हैं। उन्हें इतना होश भी नहीं रहता कि कौन आ रहा है, कब आ रहा है। खैर, मुझे आए हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे। मैं अपने बेटे के साथ अलग कमरे में सोई हुई थी। रात करीब 1 बजे मैंने किसी चलने की आवाज़ सुनी जो गैलरी में से आ रही थी। फिर मैंने दरवाजे की आवाज़ सुनी जो भाभी के कमरे से आई। वो या तो भाभी थी या पिताजी थे। भाभी दरवाज़ा बंद नहीं करती थी, सिर्फ पर्दा खींच देती थी। रात के करीब 1 बज रहे थे तो मेरे से नहीं रहा गया और मैं चुपचाप उठी। पहले बाथरूम में जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर जल्दी से बाबूजी के कमरे की तरफ गई। वहाँ माँ बेसुध पड़ी थी और उनके खर्राटों की आवाज़ आ रही थी, पर बाबूजी नहीं थे। मेरा दिल किसी अनजानी बात को सोचकर धड़कने लगा। मैं बिना वक्त गंवाए तुरंत ही भाभी के कमरे के सामने जाकर खडेड़ी हो गई दरार से झांक कर देखने की कोशिश की। कमरे में एक शख्स बिस्तर के पास खड़ेडिढ़ा था और कुछ सेकंड बाद ही वो बिस्तर पर चढ़ा कर दूसरे शख्स के साथ लेट गया। मैंने अंधेरे में देखने की काफ़ी कोशिश की, पर 2 साए दिखाई दिए। बिस्तर पर उनके चेहरे साफ नहीं थे, पर यह पक्का था कि वो बाबूजी और मेरी भाभी ही थे। अंदर बहुत ही कम रोशनी थी जो शायद खिड़की से आ रही थी। फिर कुछ देर बाद मुझे आह 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 की आवाज़ें आने लगी। तभी मुझे लंबे लंबे बाल लहराते हुए दिखाई दिए। अब पता चला मुझे कि मेरी वाली साइड बाबूजी थे और भाभी दूसरी तरफ थी। बाबूजी के हाथ भाभी के बदन पर चल रहे थे। फिर कुछ देर बाद इधर वाला शख्स दूसरे के ऊपर लेटने की कोशिश करने लगा और फिर कपडीडीहों की सरसराहट सुनाई दी। इसके बाद कमरे में है या की आवाज़ों का शोर बढ़ता जा रहा था। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। मेरे बाबूजी मेरी भाभी के साथ 61-62 कर रहे हैं। मेरी बेचैनी इतनी बढ़ा गई थी कि मेरा मन भी बेईमान होने लगा और मुझे अपने पति की ज़रूरत महसूस होने लगी। उनके आपस में 61-62 करने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। ऐसे लग रहा था जैसे अंदर कमरे में कोई चीज़ फेंटी जा रही हो। लगातार आंख गाड़ने की वजह से अब मुझे कुछ कुछ दिखने लगा था। हालांकि ये सब धुंधला सा ही था। भाभी की सिसकारियाँ गहरी गहरी और तेज़ तेज़ होती जा रही थीं। बाबूजी पूरी जी जान से भाभी के साथ 61-62 करने में लगे हुए थे। अचानक भाभी की एक गहरी घुटी से चीख निकली और इधर मेरे कुएं से पानी टपक गया। बाबूजी ने भाभी के दोनों पैर उनके सिर की तरफ मोड़ा रखे थे और लगातार 61-62 वाला गेम खेल रहे थे। यह देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी और फिर कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि सब कुछ थम सा गया। इस सब काम में बाबूजी को लगभग 20 मिनट लगे थे। 20 मिनट तक बिस्तरा कबड्डी खेलने के बाद बाबूजी बेड से उठकर बाहर आने लगे। अब मुझे लगा कि बाबूजी सीधे बाहर ही आएंगे। मैंने तुरंत दरवाजे से आंख हटाई और अपने कमरे में बिस्तर पर बैठ गई। बस 1 मिनट बाद ही भाभी के कमरे दरवाज़ा खुलने आई और मैंने गैलरी में बाबूजी को जल्दी जल्दी माँ के कमरे में जाते देखा। तो मेरा अंदाज सच था कि बाबूजी भाभी के साथ 61-62 खेल रहे थे। मैं बिस्तर पर लेटकर सोचती रही कि बाबूजी तो बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं और गजब यह कि इस उम्र में भी बाबूजी के अंदर पूरा करंट है। मैं करीब 10 मिनट तक इंतज़ार करती रही। फिर मैं टॉर्च लेकर भाभी के कमरे की तरफ गई तो उनके कमरे खुला हुआ था। अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने सावधानी से टॉर्च की रोशनी इधर उधर डाली ताकि भाभी जगी हो तो पूछ लें, क्या रे रमा, इतनी रात क्या ढूंढ रही हो? फिर मैंने बिस्तर पर नज़र डाली। भाभी बेखबर करवट लेकर सोई हुई थी। ये मेरे लिए बहुत ही कौतूहल का विषय था कि मेरा बाप अपनी ही बहू के साथ 61-62 कर रहा था और मेरे सिवा किसी को भनक तक नहीं लगी। इसे देखकर मेरी जवानी उफान मारने लगी। बाबूजी ने भाभी की चीखें निकलवा दी थीं। ऐसा तो मेरा पति भी नहीं कर सका था। मेरा पति रमेश कुछ ही मिनट में पसर जाता था। इसके बाद मुझे भी नींद आ गई। सुबह सब घर के काम में ऐसे लगे हुए थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
भाभी भी मेरे पिताजी को आवाज दे रही थी, पापा जी चाय पी लो। ये देखकर मेरा सिर चकरा गया कि अरे कैसी बहू है जो रात भर ससुर के साथ इकसठ बासठ कर रही है और सुबह इतने प्यार से उन्हें चाय के लिए बोल रही है। अगली रात मैं इंतजार करती रही पर बेकार, यह नज़ारा मुझे देखने को नहीं मिला, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। तीसरे दिन रात को फिर वही घटनाक्रम। बाबूजी ने दरवाज़ा खोला, मैं उठी और दोनों ने पहले बिना कुछ बोले भाभी के साथ इकसठ बासठ करने लग गए और भाभी के सिसकारियों से पूरा कमरा भर गया था। ये देखकर मुझे भाभी से ईर्ष्या होने लगी कि कैसे इस औरत ने मेरे बाप को कब्जे में कर रखा है, और वो भी सिर्फ अपने सुंदर जवान बदन से। आखिर इसे मेरे बाप में ऐसा क्या दिखा कि ये रात को कुछ भी नहीं बोलती और ना ही मना करती है। सब कुछ ऐसे होता था जैसे मशीन करती थी। मैं भी अब अपने जवान बदन को निहारने लगी। मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं थी, पर मैं अपने बाबूजी जी के साथ इकसठ बासठ वाला गेम कैसे खेलूं? मैंने सोचा कि क्यों ना भाभी को रंगे हाथ पकड़ ढा जाए, पर ऐसा करने से दोनों सावधान हो सकते थे। फिर मैंने एक तरकीब लगाई कि भाभी से खुलकर बात किया जाए इकसठ बासठ के बारे में। वैसे हम दोनों की उम्र सेम थी और हमारी कदकाठी भी लगभग एक समान थी। मैंने एक दिन बात ही बात में कह दिया, भाभी असली मज़े तो तुम ले रही हो जवानी के। तो वो एकदम से चौंक पड़ी और उन्होंने कहा, रमा तू भी, छी तेरी गर्मी शांत नहीं हुई क्या? मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और कह दिया, भाभी और रात को तुम जो मज़े लेती हो उसका क्या? आखिर भैया में ऐसी क्या कमी है? उनका मुंह शर्म से लाल हो गया। भाभी ने कहा, अरे रमा बस जिंदगी ऐसे ही चलती है। औरत तो बस एक मोहरा है। मुझे तो इस घर में रहना है। जल में रहना है तो मगर से बैर नहीं किया जाता। पर बता तुझे कब पता लगा और तूने क्या देखा? मैंने उसे सब कुछ बता दिया। साथ ही मैंने तुरंत बात संभालते हुए उन्हें कहा, भाभी अगर कोई चीज़ मज़ा देती है तो उसे मिल बांट कर खाने में क्या बुराई है? भाभी ने कहा, रमा देख तू मेरी सहेली ज़्यादा है ननद बाद में। देख पहले तो ज़ोर ज़बरदस्ती करी थी पापा जी ने एक रात को, और मैंने तुम्हारे भैया को डर के मारे नहीं बताया, और फिर धीरे धीरे मुझे भी आदत हो गई उनकी। भाभी आगे बोली, पर तेरे तो बाबूजी हैं, है तेरे अंदर इतनी हिम्मत? मैंने कहा, भाभी मेरे पास कोई उपाय नहीं है, पर तुम ही कोई रास्ता बताओ। फिर भाभी ने जो कुछ कहा सुनकर मेरे रोंगटे खड़ेढे हो गए। उन्होंने कहा, देख ऐसा कर, तेरे बेटे के साथ मैं सो जाऊंगी और 2 दिन तक मैं उन्हें कोई भी बहाना बनाकर रोक कर रखूंगी, और तू ऐसा करना कि मेरे बेड पर मेरे कपड़े पहनकर लेट जाना। वो कुछ भी बात नहीं करते हैं, बस प्यार करते हैं। मुझे भाभी का यह सुझाव बहुत अच्छा लगा, पर ख्याल आया कि सुबह क्या होगा। मैंने भाभी से ये बात बताई तो उन्होंने कहा, अरे सुबह की सुबह देखना। और फिर 2 दिन बाद मैंने उनकी वो पीले रंग की साड़ी पहनी, ठीक रात को सोने से पहले। भाभी मेरे कमरे में चली गई और मैं उनके बिस्तर में। मेरा दिल धड़क रहा था कि मैं ये क्या कर रही हूँ, पर मेरा मन तो इकसठ बासठ करने को कह रहा था, जो बाबूजी ही कर सकते थे। तभी मुझे दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई और फिर कोई मेरे पीछे आकर लेट गया। उसके बाद बाबूजी मेरे साथ इकसठ बासठ वाला गेम खेलने लगे और मैं भी उनका पूरा साथ दे रही थी। मुझे उसकी सांसों से एक तेज़ गंध आई जो दारू की गंध थी। बाबूजी ने दारू पी रखी थी। बाबूजी मेरे साथ लगातार इकसठ बासठ खेल रहे थे, मानो मैं तो 7वें आसमान में हूँ। हम दोनों बहुत गहराई में उतर गए थे। फिर लगभग 3 घंटे के बाद बाबूजी अपने कमरे में चले गए। दोस्तों फिर दूसरे दिन दोबारा बाबूजी आए और मेरे साथ इकसठ बासठ करने लगे। तभी भाभी भी आ गई और लाइट ऑन कर दिया, और फिर भाभी भी हम दोनों के साथ हो गई। अब तो हमें जब भी मौका मिलता है तो हम इकसठ बासठ वाला गेम खेलते हैं। दोस्तों ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना चाहिए।